पहली खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले अयोध्या के विवादित ढांचे पर कांग्रेस सांसद का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह भोपाल में एक जगह स्पीच दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने बाबरी विध्वंस के वक्त दंगे का कसूरवार खुद को ही बता दिया। दिग्विजय सिंह के लिए दंगा गुनाह नहीं, उपलब्धि है। स्पीच देते हुए कांग्रेस सांसद इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने जुबान फिसलने पर माफी तक नहीं मांगी और पूरी कहानी को एक झटके में परोस दिया। हिंदू मुसलमान से लेकर बाबरी दंगे तक सब कुछ अपने ही सिर मढ़ लिया। लेकिन हिंदू मुसलमानों को जोड़कर हमने दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की। सुनने में थोड़ा अटपटा है, लेकिन कॉन्फिडेंस के आगे फिसली जुबान पर तेवर और मुस्कान, ऐसा मानो बाबरी के नाम दंगा नहीं, कार सेवकों पर फूलों की बारिश हुई हो। दिग्विजय सिंह भोपाल में अपनी उपलब्धि गिना रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक के करियर का बखान कर रहे थे, लेकिन बाबरी के नाम दंगे का जो पैगाम उन्होंने दिया है वो काफी हैरान करने वाला है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी उस वक्त वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1947 में भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन बाबरी मस्जिद पर दंगा हुआ। साथ ही कहा, हिंदू मुसलमानों को जोड़कर उन्होंने दंगा फसाद की पूरी कोशिश की। दिग्विजय सिंह के यही वो शब्द हैं जो सुर्खियों में हैं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी उस समय मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था। भोपाल शहर में जब 1947 में दंगा नहीं हुआ, लेकिन बाबरी मस्जिद गिरने पर दंगा हुआ। लेकिन हिंदू मुसलमानों को जोड़कर हमने दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की। दंगे की कोशिश वाले बयान पर सुधार और संभलने का मौका भी नहीं मिला। तब तक बीजेपी ने नहले पर दहला दे मारा। जो हम पहले से कहते आए हैं कि हर दंगा फसाद के पीछे कांग्रेस है। अब दिग्विजय सिंह ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया कि उस समय जो दंगे फसाद हुए थे वो उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ऑर्गेनाइज करा के करवाए थे। कैसे हिंदू मुस्लिमों को लड़ाते रहे, ये वो कोशिश करते रहे, ये उनका चरित्र है, ये कांग्रेस का चरित्र है। इसलिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि ऐसे जो खुद स्वीकार करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहे और 2 हफ्ते तक सोए नहीं, केवल एक काम में लगे रहे, तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, फिसली जुबान पर अब क्या ही कहना, जब बीजेपी दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस को दंगा पार्टी की उपाधि दे चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में इन दिनों विचारधारा की जंग छिड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी महाकुंभ की व्यवस्था पर लगातार चोट करती सुनाई दे रही हैं। लेकिन ऐसा पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को प्रयागराज महाकुंभ जैसे आयोजन का मौका मिला है। बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का 30 अप्रैल को उद्घाटन होना है, लेकिन इस आयोजन को महाकुंभ की तरह भव्य और दिव्य बनाने की जगह ममता बनर्जी हाइप न देने की बात कह रही है। যেভাবে মহাকুম্ভ মেলা হয়েছে প্রচুর লোককে হাইপ করে, আমরা কিন্তু সেটা করিনি। তার কারণ ওদের ওখানে জায়গাটা বেশি আছে, দীঘার এখানে বুঝতে হবে জায়গাটা কিন্তু ছোট। पश्चिम बंगाल में बने जगन्नाथ मंदिर की तुलना महाकुंभ के आयोजन से करने वाली ममता बनर्जी अपने ही बयान में उलझ चुकी है। वो साफ साफ कह रही है, दीघा में जगन्नाथ मंदिर तो बन गया, 30 अप्रैल को उद्घाटन भी होना है, लेकिन इस आयोजन को भव्य और दिव्य नहीं बनाना है, क्योंकि वहाँ महाकुंभ की तरह स्पेस की कमी है। যেভাবে মহাকুম্ভ মেলা হয়েছে প্রচুর লোককে হাইপ করে, আমরা কিন্তু সেটা করিনি। তার কারণ ওদের ওখানে জায়গাটা বেশি আছে, দীঘার এখানে বুঝতে হবে জায়গাটা কিন্তু ছোট। बेशक ममता बनर्जी महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा चुकी है, लेकिन उन्हें ये भी पता है महाकुंभ जैसा आयोजन पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकता। उन्होंने खुद ही जगन्नाथ टेम्पल के उद्घाटन की तुलना महाकुंभ से की, लेकिन जो तस्वीर प्रयागराज महाकुंभ से आई थी, कुंभ मेले में जिस तरह सनातनियों का संगम हुआ, वो तस्वीर पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिलेगी। चाहे जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन का मौका हो या फिर हिंदुओं के किसी और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। यानी प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिखाया, उसकी कल्पना पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकती। ममता बनर्जी का बयान कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खटपट अभी से दिखाई देने लगी है। सीबीआई की रेड आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के दिल्ली आवास पर हुई, लेकिन इसका कनेक्शन सीधे सीधे गुजरात चुनाव से जोड़ दिया गया, क्योंकि जिस नेता के घर पर सीबीआई ने दस्तक दी, अपने साथ जरूरी दस्तावेज उठाकर ले गए।
वो दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से गुजरात के सह प्रभारी हैं। चूँकि अभी पार्टी ने मुझे गुजरात में सह प्रभारी बनाया है, अभी हम लोगों ने वहाँ पे काम शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके कारण डराने के लिए लाए थे कि डरा सके। दुर्गेश पाठक के खिलाफ विदेशी चंदे को लेकर जांच चल रही है, लेकिन सीबीआई की छापेमारी को आम आदमी पार्टी सियासी साजिश बता रही है। पूर्व सीएम आतिशी ने लिखा, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आप ही भाजपा को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। हालांकि बीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह करना चाहती है। उनकी पार्टी में दुर्गेश पाठक ही वो शख्स है जो पार्टी का चंदा चोरी कर गया। चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आम आदमी पार्टी तो चंदा खोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे के पैसे को भी चोरी करने का काम किया है। मतलब ये कि विदेशी फंडिंग केस में सीबीआई दुर्गेश के दिल्ली आवास पर छापेमारी करने पहुंची, लेकिन इस कार्रवाई को 2 साल बाद होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में साजिश का नाम दे दिया गया। गुरुग्राम लैंड स्कैम में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज तीसरे दिन भी ईडी ने पूछताछ की। ईडी अभी तक रॉबर्ट वाड्रा से करीब 8 घंटे सवाल जवाब कर चुकी है, जिसे रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी साजिश का नाम दे दिया है। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा भले ही ईडी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा है उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश कर ली है। मुद्दा लैंड स्कैम का है, लेकिन इस ईडी की कार्रवाई से वो अपने लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। जरूर आऊंगा, लोगों की इच्छा से आऊंगा। अगर लोग चाहेंगे तो आऊंगा और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ आऊंगा। कांग्रेस के लिए और उभर के आऊंगा और कांग्रेस के लिए मेहनत करूंगा। ऐसे चैलेंजेस फिर आगे सामने दिखाई दे? अरे हर रोज ये तो चलता रहेगा, क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं। वाड्रा पहले भी सियासत में एंट्री को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन तब वो अपनी रणनीति में फेल साबित हुए, तो अब उन्होंने ईडी एक्शन को ही अपना सियासी हथियार बना लिया है। वाड्रा राजनीति में आने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार बता रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का भरोसा दे रहे हैं, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं और ईडी कार्रवाई को सियासी साजिश बता रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी जरूर वाड्रा को ईडी दफ्तर छोड़ने के लिए पिछले 2 दिनों से आ रही है, लेकिन उनकी तरफ से वाड्रा की सियासी एंट्री पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही राहुल गांधी वाड्रा के खिलाफ हो रही पूछताछ पर अपना पक्ष रख पाए। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो गई है और इसके लिए कुछ प्रदेश अध्यक्षों के नाम को लेकर भी बीजेपी नेताओं के बीच मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के बीच बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के नए अध्यक्षों के नामों पर भी चर्चा हुई। जिसके बाद ये कयास तेज हो गया कि इस महीने के आखिर में या फिर मई के पहले हफ्ते में बीजेपी को नया सेनापति मिल सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनावों के मद्देनजर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। इस बैठक के बाद अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है और जानकारी के अनुसार अभी तक 15 राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में निर्वाचन जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन और इलेक्शन की प्रक्रिया का ऐलान होगा और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत या फिर अगले महीने की शुरुआत में नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। लेकिन बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी कई मुद्दों को लेकर चल रही है, जिसमें कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को अवश्य ध्यान में रखेगी। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो गई है और इसके लिए कुछ प्रदेश अध्यक्षों के नाम को लेकर भी बीजेपी नेताओं के बीच मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के बीच बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के नए अध्यक्षों के नामों पर भी चर्चा हुई। जिसके बाद ये कयास तेज हो गया कि इस महीने के आखिर में या फिर मई के पहले हफ्ते में बीजेपी को नया सेनापति मिल सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं।
पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनावों के मद्देनजर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। इस बैठक के बाद अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है और जानकारी के अनुसार अभी तक 15 राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में निर्वाचन जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन और इलेक्शन की प्रक्रिया का ऐलान होगा और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत या फिर अगले महीने की शुरुआत में नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। लेकिन बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी कई मुद्दों को लेकर चल रही है, जिसमें कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को अवश्य ध्यान में रखेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेता भी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाद अब पटना में भी विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। दिल्ली की बैठक में गठबंधन के चेहरे पर तो बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही इस रेस में अपनी दावेदारी पेश कर चुके थे। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति के बाद फेस की फाइट अभी भी जारी है और अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि महागठबंधन किसके नेतृत्व में एनडीए से मुकाबला करेगा। लेकिन जो बात दिल्ली की बैठक में नहीं बन पाई थी, उस पर अब पटना में महागठबंधन के नेता जुटे और सीट शेयरिंग और गठबंधन के चेहरे को लेकर मंथन किया। लेकिन पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव अगुवा की भूमिका में रहे। इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल हुए। बिहार में विपक्ष एनडीए से मुकाबले की रणनीति बिल्कुल अलग तरह से तय कर रहा है। सूत्रों का दावा है 243 सीट वाले बिहार में जो रोड मैप तैयार किया है, उसके मुताबिक आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 70 सीटों से कम में मानने वाली नहीं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 60 सीट चाहिए। लेफ्ट के तीनों दल को 40 सीट चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अगर पशुपति पारस शामिल हुए तो उन्हें भी 50 सीटें चाहिए। लेकिन महागठबंधन की इस बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा। इतने लोग भी मिले महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से, चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, 20 का विधानसभा हो, 24 के लोकसभा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हराने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता रहा है। इसलिए आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। बिहार में एक और नेता अपना नाम बाहुबली की लिस्ट में दर्ज करवा चुका है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर से AK-47 मिलने के बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उनको पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। ये वही तस्वीर है जब आरजेडी विधायक के घर AK-47 मिलने के बाद पुलिस की छापेमारी हुई थी और अब उसी रीतलाल यादव को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस AK-47 वाले आरोप को रीतलाल यादव ने नया एंगल दे दिया है। AK-47 किसके द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या के? कुछ पदाधिकारी के द्वारा। किसको लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना। क्या बोल कर दिया? नाम लेना चाहना। आप जेल से भी, सबसे बड़ी बात तो जेल हम जा रहे हैं। जेल जाने, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। दरअसल पटना के एक बिल्डर ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में AK-47 मिलने की खबर भी सामने आई, जिसके बाद पिछले कई दिनों से दानापुर पटना में उनके घर पर पुलिस डेरा जमा चुकी थी। अब रीतलाल यादव को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है। इस बीच बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें रीतलाल यादव के साथ शंभूनाथ यादव और मनोज यादव को वांटेड बताया गया है। हालांकि रीतलाल यादव अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। नया वक्फ कानून अब बिहार का चुनावी मुद्दा बन गया है। बिहार में वक्फ की लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की नजर आ रही है। कभी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार में रहे नीतीश कुमार ने संसद में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन किया, तो उनके तमाम बड़े मुस्लिम साथी छिटक गए और इसी का फायदा उठाने के लिए आरजेडी अब खुलकर तुष्टीकरण की नीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। सरकार बनाकर के इस कानून को पूरे दान में फेंक सीए एनआरसी का भी हम लोग ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ये बयान उसी की बानगी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि तेजस्वी बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है,
वो संविधान होता है। और ये शायद बंगाल बनाई है क्या? दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं और वहां वक्फ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है, लेकिन बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं और जिस तरह से अल्पसंख्यक साथियों का जेडीयू से मोह भंग हुआ है, उसका फायदा उठाने में तेजस्वी पीछे नहीं रहना चाहते। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेता भी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाद अब पटना में भी विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। दिल्ली की बैठक में गठबंधन के चेहरे पर तो बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही इस रेस में अपनी दावेदारी पेश कर चुके थे। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति के बाद फेस की फाइट अभी भी जारी है और अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि महागठबंधन किसके नेतृत्व में एनडीए से मुकाबला करेगा। लेकिन जो बात दिल्ली की बैठक में नहीं बन पाई थी, उस पर अब पटना में महागठबंधन के नेता जुटे और सीट शेयरिंग और गठबंधन के चेहरे को लेकर मंथन किया। लेकिन पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव अगुवा की भूमिका में रहे। इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल हुए। बिहार में विपक्ष एनडीए से मुकाबले की रणनीति बिल्कुल अलग तरह से तय कर रहा है। सूत्रों का दावा है 243 सीट वाले बिहार में जो रोडमैप तैयार किया है, उसके मुताबिक आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 70 सीटों से कम में मानने वाली नहीं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 60 सीट चाहिए। लेफ्ट के तीनों दल को 40 सीट चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अगर पशुपति पारस शामिल हुए तो उन्हें भी 50 सीटें चाहिए। लेकिन महागठबंधन की इस बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा। इतने लोग भी मिले महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से, चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, 20 का विधानसभा हो, 24 के लोकसभा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हराने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता रहा है। इसलिए आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। बिहार में एक और नेता अपना नाम बाहुबली की लिस्ट में दर्ज करवा चुका है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर से AK-47 मिलने के बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उनको पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। ये वही तस्वीर है जब आरजेडी विधायक के घर AK-47 मिलने के बाद पुलिस की छापेमारी हुई थी और अब उसी रीतलाल यादव को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस AK-47 वाले आरोप को रीतलाल यादव ने नया एंगल दे दिया है। AK-47 किसके द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या के लिए? कुछ पदाधिकारी के द्वारा। किसको लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना। क्या बोलकर दिया? नाम लेना चाह रहे हैं आप जेल से भी। सबसे बड़ी बात तो जेल हम चाह रहे हैं, जेल जाने, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इससे सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। दरअसल पटना के एक बिल्डर ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में AK-47 मिलने की खबर भी सामने आई, जिसके बाद पिछले कई दिनों से दानापुर पटना में उनके घर पर पुलिस डेरा जमा चुकी थी। अब रीतलाल यादव को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है। इस बीच बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें रीतलाल यादव के साथ शंभूनाथ यादव और मनोज यादव को वांटेड बताया गया है। हालांकि रीतलाल यादव अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। नया वक्फ कानून अब बिहार का चुनावी मुद्दा बन गया है। बिहार में वक्फ की लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की नजर आ रही है। कभी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार में रहे नीतीश कुमार ने संसद में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन किया, तो उनके तमाम बड़े मुस्लिम साथी छिटक गए और इसी का फायदा उठाने के लिए आरजेडी अब खुलकर तुष्टीकरण की नीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान रखेगा। सीए एनआरसी का भी हम लोग ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ये बयान उसी की बानगी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि तेजस्वी बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है, वो संविधान होता है। और ये शायद बंगाल बनाई है क्या? दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं और वहां वक्फ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है, लेकिन बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं और जिस तरह से अल्पसंख्यक साथियों का जेडीयू से मोह भंग हुआ है, उसका फायदा उठाने में तेजस्वी पीछे नहीं रहना चाहते।
वक्फ की आड़ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को सुलगाने में क्या पड़ोसी देश बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का हाथ है? क्योंकि खुफिया रिपोर्ट से जो खुलासा हो रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो हिंसक आंदोलन हुआ उसमें बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन शामिल थे तो आखिर वो देश के अंदर ये कट्टरपंथी प्रवेश कैसे कर गए बॉर्डर से, और अगर प्रवेश कर गए तो हिंसा के बाद क्या इनकी गिरफ्तारी हुई है या ये फिर वापस चले गए? बंगाल का मुर्शिदाबाद लगातार हिंसा की आग में सुलग रहा था। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही थी, जिसके चलते वो पलायन पर मजबूर हुए। लेकिन सूत्रों ने एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि बांग्लादेश में मौजूद 2 कट्टरपंथी संगठनों जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य कथित तौर पर मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे थे, जिन्हें कथित तौर पर मुर्शिदाबाद के स्थानीय राजनीतिक दलों के नेताओं से मदद मिली थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय मुर्शिदाबाद के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। शांति बहाली और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। लेकिन बंगाल हिंसा पर खुलासे के मुताबिक 20 बांग्लादेशी आतंकी बुरके में आए थे और उनके निशाने पर पुलिस वाले थे। इनकी योजना पुलिस वालों को जिंदा जलाने की थी, जिसके लिए गैस सिलेंडर से विस्फोट करने का प्लान था। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश आतंकियों ने रेलवे स्टेशन और थाना फूंकने की साजिश रची थी, जिसके लिए नकाबपोशों को ट्रेनिंग दी गई थी और हिंसा के लिए बांग्लादेशी आतंकी लगातार उकसा रहे थे। इस बीच मुर्शिदाबाद के दिगरी से हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें कुछ लोग घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जबकि घर के अंदर से बचाव के लिए चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लेकिन दंगाई उत्पात मचाते रहे। इधर बीजेपी इस हिंसा के लिए पूरी तरह से ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, सारा के सारा कारण की जड़ है ममता जी। तुष्टीकरण नीति के तहत बिल्कुल ही सत्ता और वोट के खातिर वहाँ जो जघन्य अपराध करार रही हैं वह ममता जी के कारण हो रहा है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने वक्फ कानून के कई प्रावधानों पर सवाल खड़े किए, जिनका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिनों का वक्त मांगा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार के जवाब देने तक वक्फ कानून को लेकर यथास्थिति बरकरार रहेगी और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। वक्फ की घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात, जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी। वहीं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल पर ऐतराज जताया और इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया। हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। वक्फ पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अब मामले की सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा। इसके लिए सभी याचिकाकर्ताओं को 5 मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाकर नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करना होगा। एक तरफ जहां वक्फ कानून को लेकर सियासत जमकर हो रही है, तो वहीं नए वक्फ कानून को लेकर दाऊदी बोहरा समुदाय के डेलीगेशन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वक्फ संशोधन बिल को लेकर पीएम मोदी का आभार भी जताया। बोहरा समुदाय के लोगों ने कहा कि वक्फ बिल की लंबे समय से मांग हो रही थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलाकात के दौरान भरोसा दिया कि सरकार सभी समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान संसद में दिया था, आपको अच्छी तरह याद होगा, और उसके बाद उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इस विवाद के बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी रजवाड़ों को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसने आग में घी का काम किया है। और महबूबा मुफ्ती के इस विवादित बयान से सियासी घमासान और बढ़ सकता है। मौका था श्रीनगर में वक्फ कानून के विरोध में रैली का, जहां मंच से महबूबा मुफ्ती ने मुगलों की विरासत का जिक्र किया और जो दावा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। और अगर आपको मुगलों के वारिस ढूंढने हैं,
वो मुसलमानों में नहीं मिलेंगे। वो आपको दाएं बाएं ये जो राजवाड़े आपके बैठते हैं ना, उन्हीं में मिलेंगे, क्योंकि मुगल बादशाह थे, वो हम गरीब मुसलमानों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते थे। इसलिए कब्रें मत खोदो, आपको मुगलों के वारिस आपके इर्द गिर्द ही मिलेंगे, उनसे पूछताछ करो। दरअसल मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। विरोध करने वालों का मानना है कि जिसने हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाया, उसकी कब्र का हमारे देश में क्या काम। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने मुगल विरासत को लेकर बयान दिया है, उससे राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो सकती है। राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। एक तरफ जहां अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की रेखा सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली में अपनी मर्जी के हिसाब से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को लेकर रेखा गुप्ता की सरकार सख्त नजर आई। निजी स्कूलों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने करीब 600 निजी स्कूलों का निरीक्षण किया और 11 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हमारी सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ 600 स्कूल की ऑडिटेड रिपोर्ट ली है और ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल, राजगढ़ कॉलोनी, गीता बाल भारती स्कूल, राजगढ़ कॉलोनी, सरोज मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल, विवेक विहार और डीपीएस द्वारका, ऐसे स्कूल्स को शो कॉज नोटिस हम जारी कर चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के मामले को लेकर भारी संख्या में छात्रों के अभिभावकों ने स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन किया था और सीएम रेखा गुप्ता से शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार की तरफ से की गई स्कूलों की जांच में डमी स्कूलों का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने कई डमी स्कूलों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर भारतीय सुरक्षा बलों का प्रहार जारी है और वो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। अभी हाल ही में कठुआ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया और आतंकवादियों की नई रणनीति को नाकाम करते की जो साजिश थी उसको भी डिकोड किया। घाटी में सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और वो आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। घाटी में आतंकियों के मंसूबों को लगातार हिंदवीर नाकाम कर रहे हैं। 23 मार्च को सानियाल इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद 27 मार्च को सूफान इलाके में ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया, जहां 2 आतंकी मारे गए। इनके पास से ऑटोमेटिक हथियार, ग्रेनेड, ड्रग्स, मावा और एनर्जी ड्रिंक्स के कैन बरामद हुए और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के नए प्लान को भी डिकोड किया, जिसका मकसद घाटी में लंबे समय तक छिपे रहना था। इसके साथ पाकिस्तानी लिंक को छिपाना था। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने इस बार पाकिस्तानी कंपनियों के एनर्जी ड्रिंक कैंस पर से सारे निशान हटा दिए थे, जिससे वो अपनी ट्रेल जो है वो पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। वो कहीं भी वो कैन मिले तो वो किसी को भी पता नहीं चले कि वो पाकिस्तान के कोई व्यक्ति यहाँ घूम रहा है। वहीं आतंकियों ने इस बार लंबे ट्रैकिंग शूज की जगह आम फ्लीट जूते पहने थे, जिससे उन्हें कोई ट्रैक नहीं कर पाए। फ्लीट यूज शूज जो हैं वो यहाँ पर यूज किए, जिसकी वजह से मार्किंग जो है वो नहीं हो पाई, यानी कि वो जो अपने फुट मार्क्स हैं वो पीछे ना छोड़ पाए। पाकिस्तानी आतंकी चाहे सबूत मिटाने के कितने भी हथकंडे क्यों न अपनाए, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों से वो नहीं बचेंगे और इन सफल ऑपरेशनों ने साफ कर दिया है कि घाटी में आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में मशहूर दरगाह जनेटा शरीफ में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। खुलासा हुआ है कि दरगाह के अंदर अवैध अस्पताल चल रहा था, जिस पर सख्त एक्शन लेते हुए इस अवैध अस्पताल को अब सील कर दिया गया है। संभल स्वास्थ्य विभाग की टीम को जनेटा शरीफ दरगाह में अवैध रूप से अस्पताल चलाए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे दल बल के साथ जनेटा शरीफ दरगाह में छापेमारी की और वहां चल रहे अवैध अस्पताल को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान अस्पताल से एक्सपायर्ड दवाइयां भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि दरगाह के भीतर ये अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चलाया जा रहा था और दरगाह संचालक के पास अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के कागज भी नहीं थे। के बाद कोई अगर उनके पास अपना पक्ष रखने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह होता तो उसके लिए कुछ समय अवधि 2 दिन के आसपास दी गई थी। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा पक्ष नहीं रखा गया कि उनका रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर, तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम दरगाह में चल रहे अवैध अस्पताल को सील करने के बाद इसके संचालक पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और जल्द ही अस्पताल संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़िया लौट आया
और भेड़िए ने इस बार फिर 8 साल के एक मासूम को अपना निवाला बनाया। दरअसल करीब 1 साल पहले महसी इलाके में भेड़ियों ने आतंक मचाया था और भेड़ियों के हमलों में करीब 10 बच्चों की जान चली गई थी। तब वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 5 भेड़ियों को पकड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर भेड़िए की दस्तक से लोग डरे हुए और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सब जागरूक कर रहे हैं, जागेंगे नहीं फिर दूसरा हमला किया फिर दूसरा भी कर सकता है। भेड़िए के हमले में मासूम की मौत के बाद परिवार के साथ यहाँ रहने वाले लोगों का दिन का सुकून और रात का चैन खत्म हो गया है और वो रात भर जागकर खुद के साथ अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। ये भेड़िया का भैंसा था सर। हाँ। आप लोग रात कैसे काट रहे हैं? रात को जागते छप्पर बैठते हैं और लाठी डंडा लेके जागते हैं सब लोग। लोगों के मुताबिक अभी कुछ दिनों से एक बार फिर बघर गांव में भेड़िया देखा जा रहा है, जिससे वो डरे हुए हैं और उन्होंने अपने खेत पर जाना तक छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, जो लोग मजदूरी करते हैं वो भी काम पर नहीं जा रहे, क्योंकि वो रात भर जागकर खुद को भेड़िए से बचा रहे हैं। भेड़िया आ रहे हैं। अच्छा, और दहशत है यहाँ पर? हाँ, दिल्ली का दहशत है, पूरा गांव जागता है। बताया जा रहा है कि 8 साल का बच्चा अपनी मां के बगल में ही सोया था, तभी भेड़िया ने बच्चे पर हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर परिवार के लोगों की आंख खुली। जब उन्होंने शोर मचाया तो भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग निकला। घर वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि भेड़िया जैसे किसी जानवर के पंजे के निशान वहां मिले। ये देखिए, ये निशान इसकी माँ दिखा रही है कि वो बने हुए हैं। देखिए, ये जो निशान बना हुआ है इसको बता रही है माँ इसकी कि कोई जानवर रात में ही आया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां युवक की मौत जहरीले सांप के काटने से नहीं हुई, बल्कि हत्या का आरोप पत्नी और उसके प्रेमी पर लगा है। दावा है कि महिला ने पहले अपने पति का गला घोंटा और फिर शव को कई बार जहरीले सांप से डसवाया। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसने हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा किया। जो महिला इसमें मौजूद है उसे भी आपने देखा होगा, लेकिन इस महिला का दूसरा चेहरा भी है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला पर भी गौर करिए तो समझ गए ना आप, ये कौन है? ये वही महिला है। इस पर आरोप है कि इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इसे अगर नागिन कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पति की हत्या के बाद इसने उसके शव को जहरीले सांप से डसवाया। इस वारदात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पति अमित का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसे सांप कई बार डस रहा है। जब मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो इसमें खुलासा हुआ कि उसकी मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। पुलिस ने शक के आधार पर अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन वो जवाब देने की जगह टालमटोल करती रही। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वो टूट गई और अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और बाद में सांप को वहां छोड़ दिया था। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ ले जाया, कहाँ सांप? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने 5 लाख रुपए के लालच में अपने देवर की शादी धोखे से अपनी विधवा बहन से करा दी। मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके का है, जहां महिला ने ईद के दिन पहले युवक को अपनी बेटी दिखाकर रिश्ता तय कराया, लेकिन जब निकाह की रस्में शुरू हुई तो असलियत कुछ और ही निकली। जब युवक के सामने निकाहनामा आया तो युवक के होश उड़ गए। रिश्ते के नाम पर उसे धोखा दिया गया। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसकी भाभी ने धोखे से निकाहनामा पढ़वाकर उसकी शादी अपनी 45 वर्षीय विधवा बड़ी बहन से करा दी। शादी 31 तारीख को ईद वाले दिन कराई। भैया ने धोखे से करा दी। भैया और भावा जाए, मुझे तुम्हारी शादी करनी तो लड़की से करवानी थी, तो उसकी माँ से करा दी। आरोप है कि युवक ने जब धोखाधड़ी का विरोध किया तो आरोपी भाई भाभी ने उसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी। युवक न्याय की उम्मीद में एसएसपी ऑफिस पहुंचा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं एसएसपी ने युवक को जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में लव जिहाद का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ आरोपी हिंदू लड़की को कोर्ट में बुर्का पहनाकर लाया गया था और इसकी भनक जब वकीलों को लगी तो फिर कोर्ट में हंगामा खड़ा हो गया और वकीलों ने आरोपी और लड़की को पकड़ लिया। कोर्ट में लड़की का बुर्का हटवाया गया, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले का खुलासा तब हुआ जब दोनों ने एक वकील से संपर्क किया और जैसे नाम पढ़ा, उन लोगों का आधार कार्ड का मिलान किया तो पूरे कोर्ट परिसर में ही बवाल मच गया।
लव जिहाद के शक में वकीलों का गुस्सा भड़क उठा और युवक को पकड़कर हंगामा शुरू कर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके पास लड़के का नंबर नहीं है और ये उसका शादी करने के लिए तैयार है, तुम्हारे पास नंबर का नहीं लड़के का जी। इसके बाद वकीलों ने इन दोनों को पकड़कर पूछताछ शुरू की तो हिंदू संगठन भी इसमें कूद पड़े और देखते ही देखते कोर्ट परिसर में हंगामा मच गया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे और किसी तरह भीड़ से चंगुल से निकालकर युवक युवती को थाने ले आई। लड़की सीतामढ़ी जिले की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली नोट के खेल का खुलासा किया है। रैकेट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका मास्टरमाइंड 9वीं पास है। पुलिस की गिरफ्त में दिखने वाले ये वही आरोपी हैं जो YouTube देखकर नकली नोट छापने लगे। आरोपी का नाम अब्दुल शोएब और रहीश खान है, जो कलर प्रिंटर से नकली नोटों की छपाई कर रहा था। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही प्रिंटर, लैपटॉप और नोट छापने वाले पेपर भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग होटल से अपना रैकेट चला रहे थे, जिसका खुलासा हुआ है। जब मौके पर देखा गया तो मौके पर भी बहुत सारा सामान ऐसा मिला जिससे नकली नोट तैयार किया जा सकता है। और वहाँ पर मौके पर एक तो बहुत सारा बटर पेपर, प्रिंटर, लकड़ी का फ्रेम, कटिंग मशीन, लेमिनेशन बंडल, सील, लैपटॉप, मोबाइल, लेमिनेटर और ATM कार्ड वगैरह मिले। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से 50,000 से ज्यादा के नकली नोट मिले, जिसे जब्त कर लिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में तड़का लगाना महंगा पड़ गया। जी हाँ, यहाँ ढाबे पर खाना बन रहा था और तभी तड़के की आग चारों तरफ फैल गई। ढाबे से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने की ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। घटना पेट्रोल पंप से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई और देखते ही देखते पूरा ढाबा आग की चपेट में आ गया। जानकारी है, ढाबे पर मौजूद दुकानदार दाल में तड़का लगा रहे थे। जोर जोर से तड़के को उछाल रहे थे, लेकिन इस खेल में दुकानदार का पूरा ढाबा धुआं ढूंढकर जलने लगा। में आग लग गई। घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन झोपड़ी में लगी आग पर जब तक काबू पाया जाता, ढाबा और उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। लोगों का कहना है, फायर ब्रिगेड की टीम अगर वक्त पर पहुंच जाती तो आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन देरी की वजह से ढाबा पूरी तरह से जल गया। क्या आपने कभी देखा है कि सड़कों की सफाई के लिए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया हो, तब जब जाकर कहीं सफाई कर्मी झाड़ू लगा पाएं? लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर झाड़ू लगाते हुए सफाई कर्मी और पास में ही खड़ी पुलिस की गाड़ी। आपको दिख रहा होगा कि मौके पर पुलिस के जवान तैनात हैं और उनकी मौजूदगी में ही कूड़ा उठाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप थोड़ा चौंक गए होंगे, लेकिन इसके पीछे ऐसी क्या वजह रही जिससे ये कदम उठाना पड़ा, तो उसे नगर पालिका के CMO से ही जान लीजिए। उपद्रवी तत्वों ने, उसमें हो सकता है कि कुछ कर्मचारी शामिल भी हो। हमने लिखित में भी शिकायत की है, उसमें कुछ झाड़ू टोकरियां वो छीन ले गए। दरअसल अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई और सड़कों पर जगह जगह कूड़े का ढेर लग गया, जिस पर नगर पालिका प्रशासन ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बुलाकर सड़कों की साफ सफाई शुरू कराई। आरोप है कि इस दौरान कुछ हड़ताली कर्मचारियों ने उन्हें काम नहीं करने दिया, जिसकी शिकायत थाने में गई। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा देने का आश्वासन दिया और फिर पुलिस की सुरक्षा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सड़क पर झाड़ू लगाई, सफाई की और जगह जगह फैले कूड़े को भी उठाया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश और तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। राजौरी जिले में तेज हवाओं और तूफान की वजह से एक निर्माणाधीन पुल ही जमींदोज हो गया और भीषण तूफान की वजह से हुए पुल हादसे की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें तूफान के बाद नदी पर बना लोहे का पुल जमींदोज होता हुआ दिखाई दिया। पुल गिरने की ये घटना राजौरी जिले में हुई, जहां खराब मौसम के बाद अचानक आए तूफान में लोहे का निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया और पुल के लोहे के कुछ पिलर झुके हुए दिखाई दिए। ये लोहे का पुल राजौरी जिले में हंजना और बरेरी गाँव की कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि तेज आंधी और तूफान के बाद यहां बनाए जा रहे लोहे के पुल पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से पुल गिरने के दौरान यहां काम करने वाले कर्मचारी हादसे का शिकार होने से बच गए। पुल हादसे के बाद राजौरी के प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि टेक्निकल टीम भी जल्द ही घटना का मुआयना करेगी और उसके बाद पुल हादसे पर अपनी रिपोर्ट देगी। हरियाणा के गुरुग्राम में आज एक भीषण अग्निकांड हो गया। यहाँ PNG गैस पाइपलाइन में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी दिखी। और PNG गैस पाइपलाइन में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद गैस पाइपलाइन धू कर जलती हुई दिखाई दी। PNG गैस पाइपलाइन में लगी ये आग इतनी भीषण है कि आसमान में दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी।
इस भीषण आग को बुझाने के लिए कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पीएनजी गैस पाइपलाइन में भीषण आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के 2 वाहन भी इस भीषण आग की चपेट में आ गए। इस भीषण आग हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भीषण आग हादसे के बाद पूरी गैस पाइपलाइन जलकर राख हो गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आग का तांडव देखने को मिला। यहाँ हाईवे पर चलती कार आग का गोला बन गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। देखिए आग कितनी भयानक है, जिसके बाद कार जलने लगी। देखिए कैसे कार में आग लगने के बाद उससे धुआं निकल रहा है, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। देखते देखते आग और विकराल हो गई और चंद सेकंड में ही पूरी कार धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसके पास जाना मुश्किल हो गया। आसपास से गुजरने वाले वाहन रुक गए, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। लोग डरे सहमे किनारे खड़े रहे। वहीं हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल कार में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। इसकी जाँच अभी जारी है। स्पेन से अग्निकांड की एक हैरान करने वाली तस्वीर हमें मिली है और हादसा इतना भयानक कि बस कुछ ही पल में पूरी की पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई और ऊंची ऊंची लपटें यहां से उठती हुई दिखी काले धुएं के साथ। आग की इन भयानक लपटों को देखिए जो कई फीट ऊंची उठ रही है। आसमान में काला धुआं और आग की लाल लपटें साफ देखी जा सकती है और आग की चिंगारी इधर उधर मौजूद मकानों पर गिरी। आग के इस तांडव को पास में मौजूद बिल्डिंग से साफ साफ देखा गया। भीषण आग को वहां जिसने भी देखा वो दहशत में आ गया। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। आग के सामने जो भी आया उसने उसे जलाकर खाक कर दिया। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इसे बुझाने में उसे कई घंटे लगे। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।